आज की कहानी में इतनी सारी चीजें होने लगती है जब अचानक एक बैचलर लड़के की जिंदगी में चली आती है एक 6 साल की छोटी सी बच्ची। उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या होता है यह आज की कहानी में सुनने वाले हैं। कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी भी हो सकती है, ये मूवी नहीं देखते तो शायद यकीन भी नहीं कर पाते। मूवी स्ट्राइप लेकर आ चुकी है 2011 की जापानीज मूवी बनी ड्रॉप, डायरेक्टर साबू, IMDb 7.1। मूवी की शुरुआत में दाइकिची नाम का एक लड़का अपने नाना के अंतिम संस्कार में आया है। वहाँ उसकी एक 6 साल की प्यारी बच्ची पर नजर पड़ी। उसका लेकर जब उसने अपनी माँ से पूछा तो पता चला कि वो बच्ची उसके नाना की अवैध संतान है और उसका नाम होता है रिन। इसका मतलब वो बच्ची हुई दाइकिची की माँ की बहन और इस हिसाब से वो दाइकिची की बुआ यानी आंटी हुई। ये सब सुनकर उसे बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे इस बारे में ज्यादा सोचने से मना करती है। तभी वहाँ दाइकिची की बहन भी आ गई। जब नाना के पुराने दोस्त दाइकिची को देखते हैं तो सभी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल अपने नाना जैसा लगता है। इसके बाद सभी अंतिम संस्कार के काम में व्यस्त हो गए, लेकिन दाइकिची का सारा ध्यान उस छोटी सी बच्ची रिन पर होता है। उसे लग रहा है कि इस छोटी बच्ची को तो पता भी नहीं कि वो अपने बाबा को हमेशा के लिए खो चुकी है। वो तो मस्ती में यूं इधर उधर खेल रही है। अब नाना को आखिरी बार विदाई देने से पहले जब सभी उनकी कब्र पर फूल रख रहे होते हैं, तभी छोटी रिन दौड़कर उसके बाबा की पसंद के नीले फूल बागीचे से तोड़कर उसे अपने बाबा के हाथ में पकड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन वो नादान तो नहीं जानती कि वो मारे गए हैं और उनका शरीर अब नरम नहीं अकड़ चुका है। और फिर उन फूलों को वो उनके पास रखकर रोने लगी। बेचारी रिन। अब आगे देखते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद सभी परिवार वाले मिलकर नाना के चरित्र को लेकर बातें कर रहे हैं। ये कोई बाप बनने की उम्र है? बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन अब जो वो चले गए हैं तो इस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें तो उनकी माँ के बारे में भी कुछ पता नहीं है। अब एक एक कर नाना के परिवार वाले अपनी अपनी दिक्कतें बताने लगे कि किस किस कारणों से वो रिन को अपने पास नहीं रख सकते। तभी दाइकिची बोला, माँ आप चाहे तो रिन को अपने पास रख सकते हो। लेकिन उसकी माँ ने साफ कहते हुए मना कर दिया कि मेरे पास इतना खाली समय नहीं होता। इसके अलावा एक बच्चे का पालन पोषण कर उसे बड़ा करने में बहुत परिश्रम और खुद को न्यौछावर करना पड़ता है। मैंने तो बच्चों को बड़ा किया है, अब मैं खुद अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। सभी लोगों की बातें सुनने के बाद अब दाइकिची रिन के पास जाकर पूछता है, तुम क्या मेरे साथ मेरे घर पर रह सकोगी? ये सुनकर वो अपने छोटे छोटे हाथों से दाइकिची का सूट पकड़कर अपनी रजामंदी जाहिर करती है और ये देखकर उसकी माँ और बहन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अब अगले दिन रिन दाइकिची को ये कहकर जगाती है, अंकल मुझे भूख लगी है। असल में इतने सालों से दाइकिची बैचलर अपने मन मुताबिक रहा है और अचानक से ये सब कुछ, उसे ये सारी चीजें समझने में थोड़ा समय लगता है। उसने जल्दी जल्दी उठकर नाश्ता बनाया और रिन को नाश्ता दिया। कल तो भावुक होकर उसने ऐसा फैसला ले लिया था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। इधर नाश्ता खत्म करने के बाद भी रिन की भूख नहीं मिट रही। चावल छोड़कर तो सब कुछ खत्म भी हो गया है, इसलिए वो उसे चावल ही खाने को देता है। अब रिन अपने छोटे छोटे हाथों से छोटे छोटे राइस बॉल्स बनाती है। कुछ उसने अपने प्लेट में रखे और कुछ दाइकिची की प्लेट पर रख दिए। ये देख वो हंस पड़ा और खाते खाते दोनों बातें करने लगते हैं। दाइकिची को रिन के डॉक्यूमेंट से उसकी माँ का नाम पता चला, योशी मसाको। इसके बाद दाइकिची ने यह भी गौर किया कि रिन के पास पहनने के लिए 1 से 2 कपड़े ही बस है, इसीलिए वो उसे लेकर शॉपिंग पर आया है। जहाँ बाकी लड़कियाँ उसे देखकर खूब हंसती है कि एक लड़का छोटी बच्ची की दुकान में क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह शॉपिंग कराता है। इसके बाद रिन ने कहा, मेरी नर्सरी स्कूल की पढ़ाई शुरू होने वाली है, इसलिए मुझे कुछ और चीजें खरीद देनी होगी। ये सब सुनकर बेचारा दाइकिची दुकान के बाहर सर पर हाथ रखकर बैठ गया और अंदर रिन अपने पसंद का सारा सामान लेने लगी। अब दाइकिची अपनी बहन को फोन लगाकर पूछता है कि रिन को कैसे नर्सरी स्कूल में भर्ती कराऊं, क्योंकि बेचारे को तो नर्सरी और किंडरगार्टन के बीच का अंतर ही नहीं मालूम है। फिर दूसरे पल तो वो ये भी सोचने लगा, भविष्य में अगर मैं किसी लड़की को पसंद कर उससे शादी करने का फैसला करूंगा, तब वो रिन की माँ बनने से इनकार कर दे और मुझे छोड़कर चली गई तो क्या होगा? बेचारा दाइकिची ने कहाँ खुद को फंसा लिया। खैर अब उसने रिन के एक नर्सरी स्कूल में एडमिशन करवा दी, लेकिन स्कूल उसके घर और ऑफिस से बहुत दूर था। असल में उसने इसीलिए ये स्कूल चुना क्योंकि वहाँ बच्चों को सारा दिन रखा जाता है और इससे दाइकिची अपने काम में भी ध्यान लगा सकेगा। रिन के पहले स्कूल के दिन ही वो जल्दी जल्दी दौड़कर बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंचता है। दाइकिची को वापस जाता देख रिन रोने लगी। उसने रिन से वादा किया
कि वो रात में जल्द ही उसे लेने आएगा। रिन को स्कूल छोड़ने की वजह से आज उसे ऑफिस आने में भी देरी हो गई, जिसके लिए वो अपने बॉस से माफी भी मांगता है और फिर अपने काम पर लग गया। सारा दिन ऑफिस में खटने के बाद उसे दोबारा जल्दी से रिन को भी लेने जाना है, लेकिन वहाँ भी वो देरी से पहुँचा। सभी के माँ बाबा आकर अपने अपने बच्चों को ले गए। बेचारी रिन ही वहाँ अकेली इंतजार में बैठी है। अब घर जाकर रात का खाना पकाने जितना समय और धैर्य दोनों में से कुछ भी दाइकिची के पास नहीं था, इसीलिए वो रिन को मॉल ले जाकर शॉपिंग करवाता है। फिर उसे डिनर पर भी लेकर गया और घर आकर दोनों आराम से सो गए। ऐसे ही दोनों के दिन बीतने लगे। काम में व्यस्त रहने के बावजूद वो रिन को लेकर ही सोचता रहता, जैसे कि रिन अभी क्या कर रही होगी, उसने खाना खाया होगा या नहीं, उसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। और सिलसिला यूं ही चलता रहा। रोजमर्रा की इस भागदौड़ से वो काफी थक भी जाया करता। कभी कभी तो वो सोचा करता कि उसकी माँ ने कितनी मुश्किलों से उसे पाला है। और एक दिन उसने अपनी सारी समस्या को लेकर अपने बॉस से बात की। उसने सीधा कह दिया, अगर किसी का बच्चा हुआ उसे तो काम से रिजाइन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऑफिस में उन माँ बाप के अकेले रह रहे बच्चों के लिए कोई सुख सुविधा, कोई देखभाल नहीं है। और इसी वजह से ही वो भी अपनी ये नौकरी छोड़कर पास के ही एक कारखाने में मजदूर की नौकरी शुरू कर देता है। अगली सुबह जब 6 बजे का अलार्म बजा, दाइकिची ने उठकर देखा कि बिस्तर गीला है। कुछ देर बाद उसे समझ आया कि रिन ने बिस्तर गीला किया है। उसने गद्दे को धूप में सुखाने को दे दिया। अगले दिन फिर रात में दोबारा दाइकिची की नींद टूटी तो उसने देखा कि रिन अपने कपड़े बदल रही है, क्योंकि उसने आज फिर से बिस्तर गीली कर दी है। दाइकिची उसे प्यार से समझाते हुए बोला, तुम्हें अगर बाथरूम जाना है तो मुझे तुम उठा सकती हो। अगले दिन काम में वो ये सारी बातें एक लड़की से करता है। वो बोला, पहले तो रिन ऐसा नहीं करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों अभी वो रोज ही ऐसा कर रही है। वो लड़की बोली, मेरा बच्चा तो अभी 2 साल का ही हुआ है, वो तो अभी भी डायपर पहने रहता है। उस रात सोने से पहले दाइकिची उसे बाथरूम हुआने को कहता है, जिससे कि रात में वो बिस्तर गिला ना करे। तभी अचानक रिन ने एक अजीब सी बात कही, क्या आप भी मर तो नहीं जाएंगे ना? अब कहीं जाकर दाइकिची उसकी असली दिक्कत समझ पाता है और वो बोला, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, तुम मेरी इतनी चिंता मत करो। एक काम करो, तुम अपने बाबा को लेकर कुछ कहो ना। तो रिन अपने बाबा की नकल करने लगी, जिसे देख दाइकिची भी खूब हंसता है। और फिर अचानक से रिन ने सवाल किया, बाबा किधर है? जिस पर दाइकिची बोला, वो कब्र में आराम से सो रहे हैं, लेकिन वो हमारे दिल में भी है, और तुम जितने दिन उन्हें याद रखोगी उतने दिन ही वो तुम्हारे साथ रहेंगे। उस रात ऐसे ही ढेर सारी बातें कर दोनों सोने चले जाते हैं। दाइकिची ने लाइट्स ऑफ कर दी। रिन अंधेरे में डरने लगी और दाइकिची से चिपक गई। तो दाइकिची ने ऊपर सीलिंग में 3D स्टार लाइट्स ऑन कर दी, जिसे देखते हुए रिन पता नहीं कब सो गई। अगले दिन रिन स्कूल में अपने बाबा और दाइकिची की ड्राइंग बना रही होती है। दाइकिची उसे स्कूल से ले जाने आया है। तभी वहाँ कोकी नाम की एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है। उसका बेटा और रिन अच्छे दोस्त बन गए हैं। मगर इधर तो कोकी को पहली बार देखते ही दाइकिची को ऐसा लगने लगा कि वो उसका प्रेमी और वो उसकी बीवी बन सकती है। कोकी रिन को देख तो पहली बार रही है, पर अपने बेटे से उसने रिन के बारे में बहुत सुन रखा है। उसने रिन का हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी बेटी की पहली दोस्त बनी हो, इसलिए तुम मेरे लिए भी बहुत खास हो। उसके हाथ पकड़े रखने के दौरान उसे रिन का शरीर गर्म महसूस हुआ, और जब उसने उसका सर छुआ तो देखा वो एकदम गर्म है। उसे बुखार आया है। उसने दाइकिची को इसके बारे में बताया। वो फौरन रिन को गोदी में उठाकर डॉक्टर को दिखाने दौड़ पड़ा, लेकिन उसे तो मालूम ही नहीं कि उसे किस डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तभी कोकी उसे बच्चों के डॉक्टर के पास लेकर आई, जहाँ वो अपने बेटे को भी लेकर जाया करती है। डॉक्टर दिखाने के बाद दाइकिची और कोकी अपने अपने बच्चों को पीठ पर लेकर एक साथ बातें करते हुए जाते हैं। घर आकर वो रिन के माथे पर पानी की पट्टी देने लगा। अगली सुबह कोकी अपने बेटे के साथ रिन की तबीयत के बारे में जानने दाइकिची के घर आती है, और जब उसने देखा कि रिन अभी भी ठीक नहीं हुई है तो वो उसकी देखभाल करने में लग जाती है। कोकी को इतना सब करते देख दाइकिची उसका बहुत धन्यवाद करता है, क्योंकि उसे कोई अंदाजा ही नहीं है कि छोटे बीमार बच्चों की देखभाल किस तरह से की जाती है, उन्हें क्या खाने को दिया जाता है। रिन की तबीयत खराब होने की वजह से वो काम से छुट्टी लेकर उसकी देखभाल में लगा है। अगले दिन रिन की तबीयत ठीक हो गई और ये देखकर उसकी सांस में सांस आई, और फिर वो बिना चिंता के उस दिन काम पर निकल जाता है। काम के बाद वो रिन को लेने स्कूल पहुंचा, जहाँ कोकी भी अपने बेटे को लेने आई है। फिर दोनों मिलकर बच्चों के साथ खूब खेलते हैं, और दाइकिची को भी रिन के साथ इस तरह से समय बिताने का मौका मिल जाता है। अगले दिन दाइकिची के अंकल का फोन उसे आता है।
उन्होंने उसे घर बुलाया है, जहाँ युमिको नाम की एक महिला उससे मिलने आई है, जो कि एक अनाथ आश्रम चलाती है। वो दाइकिची से एक सिंगल फादर होने के रास्ते में क्या क्या मुश्किलें, अड़चने, परेशानियां खड़ी हो सकती है, इनके बारे में बताना और उससे सावधान रहने को कहती है, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग है। एक दिन रात में रिन दाइकिची से कहती है, मुझे खरगोश की तरह हेयर स्टाइल बना दो ना। दाइकिची भी राजी हो गया और बाल बनाते बनाते बातें करने के दौरान रिन से उसे पता चला कि उसके बाबा के घर में योशी नाम की एक महिला काम करती थी, जो हर वक्त गुस्से में रहती और रिन को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उसे सारी बातें अब समझ आने लगी कि उसके नाना का अपने ही काम करने वाली लड़की के साथ अवैध संबंध बने, जिससे रिन पैदा हुई। रिन से ये सब जानने के बाद उसने योशी नाम से इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि वो एक मांगा कॉमिक बुक्स की राइटर है। उसने उसे मेल भेजा, मैं आपकी बेटी का अडॉप्टेड पेरेंट्स हूँ। वहाँ से जवाब आया, तो इसमें मैं क्या करूँ। फिर दाइकिची ने लिखा, देखिए मैं रिन को वापस तो नहीं करना चाहता, लेकिन आपसे एक बार मिलना जरूर चाहता हूँ। वो मान गई और दोनों मिलने की जगह तय करते हैं। अगले दिन दाइकिची रिन को अपने माँ बाबा के पास छोड़ योशी से मिलने पहुंचा और उसने पाया कि योशी तो उसकी ही उम्र की है। वो रिन को मन से अपनी बेटी नहीं मानती। जब वो शहर में नई नई आई थी तब उसके पास कोई काम नहीं था, इसीलिए वो दाइकिची के नाना के घर काम वाली के हिसाब से कुछ दिनों के लिए काम कर रही थी। लेकिन गलती से वो गर्भवती हो गई और जब तक कि उसे इस बारे में पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए नाना के कहे अनुसार वो रिन को जन्म देती है, लेकिन वो एक माँ की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी और नया काम मिलने पर वो घर छोड़कर चली गई। दाइकिची के नाना ही रिन का पालन पोषण कर रहे थे। अब ये सब सुनकर दाइकिची बोला, अगर मैं हमेशा के लिए रिन को अपने पास ही रख लूं तो तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं। इस पर योशी ने ना में जवाब दिया। उसका जवाब सुनने के बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। उसे योशी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है कि ऐसे एक माँ के अंदर कोई ममता नहीं बची, ना ही अपनी बच्ची को लेकर कोई भी अनुभूति। दाइकिची जा ही रहा होता है, तभी पीछे से योशी ने आकर कहा, मैं एक और विनती करना चाहती हूँ। आप दया करके रिन को अपने परिवार का नाम दे दीजिए, ताकि आगे जाकर नाम की वजह से उसे किसी भी तरह की मुसीबत में ना पड़ना पड़े। यानी कि वो नहीं चाहती कि रिन के परिवार में उसका कहीं भी नाम आए और ना ही रिन उसका नाम कहीं इस्तेमाल करे। चूँकि योशी एक लड़की थी, दाइकिची गुस्से का सारा घूंट पीकर वापस अपने घर चला आया। रास्ते में वो रिन के बारे में ख्याल करते हुए आ रहा है कि उसकी बहन को तो रिन बिल्कुल भी नहीं पसंद। पता नहीं वो रिन के साथ कैसे पेश आ रहे होंगे। लेकिन घर आकर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ उसके माँ, बाबा और बहन तीनों रिन के साथ मिलकर मजे से खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, दाइकिची की बहन अपने बचपन के कपड़े रिन को पहना रही होती है। अब दाइकिची अपने बाबा के साथ बैठ थोड़ी बातें करता है। उसके बाबा बोले, तुमने बहुत ही साहस का काम किया है। जब तुम्हारी माँ गर्भवती थी तब उसकी क्या हालत हुई थी ये मैं जानता हूँ। मैं तो काम के सिलसिले में बाहर था और तुम्हारी माँ भी काम कर रही थी। ऐसे में भी उसने अकेले ही बच्चे को जन्म दिया, ठीक हुई और फिर से काम पर जाने लगी। अपनी माँ की ऐसी बहादुरी के किस्से सुनकर उसकी नजर में माँ का औहदा और सम्मान और बढ़ गया। फिर दाइकिची ने अपनी इच्छा जाहिर की। वो कानून की नजर में रिन को अडॉप्ट कर अपना नाम देना चाहता है, अपनी बेटी बनाना चाहता है। इससे स्कूल या किसी भी जगह में रिन के नाम के आखिर में उसका नाम जुड़ेगा तो ही उसे स्वीकृति मिलेगी। बाबा ने कहा, इतना बड़ा फैसला तुम्हें खुद सोच समझ कर लेना होगा। अगले दिन रिन और उसके वहाँ से वापस जाने के समय रिन दाइकिची के कान में धीरे से फुसफुसा कर कहती है, उनसे पूछे ना, क्या मैं दोबारा यहाँ आ सकती हूँ। दाइकिची ने सबके सामने जब इस बात को कहा तो सभी हंस पड़े। तुम्हें जब मन करे तभी आ जाना। ये सुनकर रिन भी काफी खुश हो गई। अब एक दिन स्कूल में टीचर सभी बच्चों को उनके माँ बाबा की ड्राइंग बनाने को कहते हैं और कुछ देर बाद स्कूल से कोकी और दाइकिची दोनों को बुलाया जाता है, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल से भाग गए हैं। ये सुनकर दोनों ही भारी चिंता में पड़ गए और दोनों ही अपने बच्चे को ढूंढने दौड़ पड़े। यहाँ जब दाइकिची के साथ काम कर रहे लोगों को रिन के लापता होने की खबर मिली तब वो सभी भी बच्चे को ढूंढने निकल पड़े। कोना कोना छान मार लिया, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। दूसरी तरफ रिन और कोकी के बेटे को देखते हैं, जो कि एक सुनसान ब्रिज के नीचे कहीं जा रहे हैं। उसी वक्त वहाँ एक और आदमी गुजर रहा होता है। वो बच्चे को देखकर रुक गया और फिर उन्हें अपनी बातों में फंसाकर जंगल के अंदर ले गया। यहाँ दाइकिची को कोकी से बात करने पर मालूम हुआ कि उसका भी बेटा लापता है। कोकी की डर और चिंता से हालत खराब हो गई।
यहाँ कोकी का बेटा रिन को लेकर कब्रिस्तान आया है और यहाँ हमें ये भी मालूम चला कि वो आदमी बुरा नहीं होता, वो बस उन्हें उनकी मंजिल तक पहुँचाने में मदद कर रहा होता है। अब कोकी के बेटे ने रिन से कहा, मेरी माँ मुझसे कहती है कि बाबा काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, लेकिन ये मैं अच्छे से जानता हूँ कि बाबा मर चुके हैं, क्योंकि माँ अक्सर यहाँ आकर जोर जोर से रोया करती है। फिर रिन भी बोली, मेरे भी बाबा मर चुके हैं, लेकिन वो कब्र में नहीं, मेरे मन में रहते हैं। अब कोकी का बेटा अपने बाबा को याद कर खूब रोने लगा और फिर बाबा की कब्र पर फूल रख दी। ये सब देख रिन के भी आंसू नहीं रुकते। और अब इसके कुछ समय बाद दोनों अपने घर लौट आए। कोकी पूछती है, तुम कहाँ गए थे? तो उसका बेटा बोला, मैं अपने बाबा से मिलने कब्र पर गया था माँ। कोकी भावुक होकर रोते रोते अपने बेटे को गले से लगा लेती है। अब यहाँ दाइकीची भी रिन को डांटते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान और चिंतित हो गया था। फिर उसने रोते रोते रिन को कसकर सीने से लगा लिया। दोनों बच्चे काफी थक कर आखिर में सो जाते हैं। फिर कोकी ने दाइकीची से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना, मेरे बेटे की वजह से आपको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। फिर उसने आगे कहा, मेरे पति के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। इतना मुझ पर यह असर किया कि मैं अपने बेटे को ही ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही थी। अपने अतीत की बुरे यादों को याद कर वो रोने लग गई। फिर दाइकीची भी अपने बारे में बताने लगा, तुम्हें पता है मैं हमेशा से यही सोचता था कि जब मैं एक बाप बनूंगा तो बड़ा ही कठोर बनूंगा, लेकिन आज जब मुझे रिन के लापता होने की खबर मिली तब मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पहले मैं खुद को बहुत ही आत्मविश्वासी मानता था, लगता था कि सारे काम मैं खुद कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं कमजोर पड़ गया। अपने माँ बाबा और कलीग से मैंने मदद मांगी। यहाँ दोनों अपनी कहानी कहते वक्त एक पल के लिए एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे को किस करने जाते ही है कि तभी कोकी का बेटा जाग गया और फिर दोनों ही शर्म से हंस पड़े। अब एक दिन स्कूल में एक नाटक हो रहा है जहाँ दाइकीची और कोकी साथ बैठकर अपने बच्चों का नाटक देख रहे होते हैं। कोकी सब कुछ वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड करती है। दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान है। नाटक में रिन परी बनी है और वो उसमें बहुत ही प्यारी लग रही है। रिन को अपनी जिंदगी में पाकर दाइकीची ने जैसे खुद के मन के अंदर ही शांति ढूंढ ली। रिन को धीरे धीरे यूं बड़े होते देख, उसे नई नई चीजें सीखते देख उसे बहुत खुशी मिलती। जब रिन आराम से सोती तब दाइकीची भी आराम से सोता कि वो सही सलामत है। और ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से कटने लगी। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपके भी लाइफ में कोई ऐसी रिन है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर मुझे सपोर्ट करते रहे दोस्तों। तब तक मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।